नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के दुमका के हासिलदिया थाना क्षेत्र में स्पेनिश महिला के साथ हुए गैंगरेप केस में स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव और दुमका के पुलिस अधीक्षक को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। इन सभी से इस केस से जुड़ी रिपोर्ट पेश करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया है। इस पर अगली सुनवाई हाईकोर्ट में 7 मार्च को होगी। उस दिन झारखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी और दुमका के पुलिस अधीक्षक को पेश होने को कहा गया है। इससे पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया। यह मुआवजा झारखंड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत दिया गया है। डीसीए डोडा, एसपी पीताम्बर सिंह खतौर और पीडीजी अनिल कुमार मिश्रा की मौजूदगी में चेक पीड़िता के पति को सौंपा गया। इस मौके पर स्पेनिश जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। चेक लेने के बाद पीड़िता के पति ने पुलिस को त्वरित कार्यवाही पर संतोष जताया। इस केस में जांच कर रही एसआईटी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उन्हें रविवार को मेडिकल जांच के बाद जिला मजिस्ट्रेट सार्थक शर्मा के कोर्ट में पेश किया गया। वहां सुनवाई के बाद तीनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। कोर्ट में विदेशी दंपति का बयान भी दर्ज हो चुका है। बुंदेलखंड के महोबा देविया उपाध्यायों के दंश में कराहा उठा है। बीते 24 घंटे में 2 बार हुई अतिवृष्टि के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। नाराज किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किए। प्रदर्शन किसानों ने शासन प्रशासन से 4 गुना अधिक मुआवजे की मांग की है। उन्होंने बताया कि भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है। मुआवजा नहीं मिलने पर अन्नदाता दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। कलेक्ट्रेट सहित सभी तहसीलों में किसानों ने प्रदर्शन कर जल्द से जल्द मुआवजा की मांग की है। अधिकारियों ने किसानों से संयम बनाने की अपील की है। ऊपर जिला अधिकारी ने कहा कि मुश्किल समय में किसानों के साथ प्रशासन खड़ा है। किसानों को हुए नुकसान का आकलन प्रशासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है। अतिवृष्टि के साथ ही ओलावृष्टि से दलहन तिलहन सहित गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। खेत में कटी हुई मटर भी सड़ रही है। सोमवार को कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रायपुरा गांव में झांसी मिर्जापुर हाईवे पर किसानों ने जाम कर दिया था। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग लगातार इसकी तैयारी में जुटा है और यह अंतिम चरण में है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चुनाव आयोग यानी 5 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहा है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कोलकाता में आज दोपहर 12 बजे होगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा या नहीं, मगर सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग की टीम बंगाल दौरे पर है। वहां की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि शायद अगले सप्ताह लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग इस सप्ताह बाद किसी भी दिन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। फिलहाल चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि आयोग आम चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर रही है और एक बार ये पूरा होने के बाद तारीखों की घोषणा की जाएगी। अभी ये टीम बंगाल में है। केंद्रीय चुनाव निकाय के अधिकारी इसके बाद उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर का भी दौरा करेंगे। राज्यों का दौरा 13 मार्च से पहले पूरा होने वाला। आयोग पिछले कुछ महीनों से तैयारियों का आकलन करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईओ के साथ नियमित बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि सीईओ ने समस्या वाले क्षेत्रों, ईवीएम की आवाजाही, सुरक्षा बलों की उनकी आवश्यकता, सीमाओं पर कड़ी निगरानी की सूचीबद्ध किया है। अधिकारियों ने कहा कि विशेष रूप से चुनाव आयोग इस साल चुनाव के सुचारू संचालन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करने का योजना बना रही है। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे थे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आप भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। इसके एक दिन बाद ही यानी रविवार 3 मार्च को पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया था कि वो निजी कारणों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बीच चर्चा है कि बीजेपी आसनसोल से पवन सिंह की जगह किसी महिला उम्मीदवार को उतारने की प्लानिंग कर रही है। इस महिला उम्मीदवार के भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन होने की चर्चाएं सियासी गलियारों में तेजी से फैल रही हैं। संभावना है कि बीजेपी आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी हीरोइन अक्षरा सिंह को लड़ा सकती है। अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। वो बिहार के साथ अन्य राज्यों में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। अक्षरा सिंह राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी रखती हैं। पिछले साल वो प्रशांत किशोर के जन सूरज अभियान से भी जुड़ी थी। हालांकि जब कि पवन सिंह का टिकट कट गया है तो चर्चा है कि अक्षरा सिंह बीजेपी की पसंद हो सकती हैं। हालांकि सवाल यह है कि आखिर बीजेपी आसनसोल से भोजपुरी स्टार को टिकट क्यों देना चाहती है। दरअसल आसनसोल की जो सियासी समीकरण है उसमें बिहारी वोटरों की अहम भूमिका है।
आसनसोल में गैर बंगाली वोटर करीब 5% है। इनमें से ज़्यादातर मूल रूप से बिहार झारखंड के रहने वाले हैं। ये लोग कोयला खदान और स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना लोकसभा की 22 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी है। इससे बीजेपी के सामने सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ी मुश्किलें हो सकती है। सोमवार के शिंदे गुट के मंत्री शंभूराज देसाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 2019 में शिवसेना 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार भी हमको उतनी ही सीटें मिलनी चाहिए। हमारी मांग है 22 सीटों की है। देसाई के बयान से यह महायुति में सीटों की समन्वय को लेकर मुश्किलें बढ़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। शंभूराज देसाई ने कहा है कि यह तय है कि हम आगामी लोकसभा चुनाव में महायुति के रूप में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला जल्दी हो जाएगा। प्रत्येक पार्टी के समन्वय समिति की बैठक हो चुकी है और रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार लेंगे। मंत्री ने कहा कि हमने अपनी सभी 22 सीटों की समीक्षा की है और रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दे दी है। 2019 में शिवसेना ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 में सीटें जीती थी। इसलिए इस बार भी हम 22 सीटों पर ही जोर दे रहे हैं। किसी पार्टी या नेता द्वारा सीट मांगने या किसी सीट के लिए आग्रह करना मतलब नाराजगी नहीं है, वो उनकी मांग है। बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी और सही रास्ता निकाला जाएगा। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो।